कुसुम कई अरमान लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन ससुराल आते ही उसे पता चलता है कि उसके सारे अरमान और सपने अब धरे के धरे रह जाएंगे। इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर भी होता है क्या? पहली बार ऐसा देख रही हूँ मैं। उर्मिला अपने बेटे जीतू के लिए लड़के ढूंढती है। तभी पड़ोस की एक औरत रेनू उससे कहती है, मेरी बातों का बुरा मत मानना। जिसे भी पता होगा तेरे घर में एक कमरा है, वो अपनी बेटी तेरे घर में कभी नहीं देगा। इसलिए तू अब लड़की वालों को ये बताना ही मत कि तेरे घर में कमरा नहीं है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन रेनू, ये बातें कोई बताई थोड़ी ना जाती है, खुद ही पता चल जाती है। तू एक काम करना, शादी लड़की के इलाके में ही करना, हमारे शहर में करना ही मत। और रिश्ता होने से पहले लड़की वालों को अपने घर आने ही मत देना। कोशिश करना कि लड़की गांव की हो, जो ज़्यादा तेज़ और उंगलीबाज ना हो। हाँ, ये सही है, मैं ऐसा ही करूँगी। दिन बीतने लगते हैं। उर्मिला पर्दों की मदद से एक कोना घेर देती है, जिसे वो कमरे का नाम दे देती है। ये किसी कमरे से कम थोड़ी ना लग रहा है। इसमें मेरी बहू और जीतू रहेंगे। माँ, अब ये क्या, फिर से पर्दे? पहले इस घर में पर्दे कम थे क्या, जो आज फिर एक और लग गया? अरे बेटा, अब भाभी आएगी तो उसके लिए कोई इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। क्या माँ, इससे तो अच्छा एक कमरा ही बनवा दो। एक हमारा ही घर है जहाँ एक कमरा भी नहीं है। अपने दोस्तों को घर बुलाने में मुझे कितनी शर्म आती है, पता है? अरे रहने दे रहने दे, तेरे दोस्त कौन से कहीं के सेठ है, खुद तो सबके सब कंगाल पड़े हैं। महक कॉलेज जाती है। तभी एक रोज़ गांव से कुसुम का रिश्ता जीतू के लिए आता है। गरीब घर से होने के कारण कुसुम के माता पिता जीतू के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करते और इस तरह जीतू और कुसुम की कुसुम आ जाती है जीतू के घर। पहले ही दिन जब कुसुम अपने ससुराल में कदम रखती है और उसे वहाँ एक भी कमरा नहीं दिखाई देता, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो अपने मन में कहती है, इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर होता भी है क्या? पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसा। बहू, किस ख्याल में खो गई तू? देख, ये तेरा कमरा है, आराम कर ले बेटा। तभी पड़ोस की एक औरत दबी हंसी हंसते हुए कहती है, कमरा या पर्दे की दुकान? जा बहू जा, इसमें चली जा। कुसुम पर्दे से घिरे कमरे में चली जाती है और वहाँ जीतू भी आ जाता है। इस घर में तुम ही हो जिसे कमरा नसीब हुआ है। सोचो कितनी किस्मत वाली हो तुम। क्या किस्मत वाली? इसमें हिलने की भी जगह नहीं है। तुम कहाँ बैठोगे? सुहाग रात है हमारी, आज कुछ करते ही सबको पता चल जाएगा। अरे उसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा है। जीतू अपने दोस्त के घर में सुहाग रात मनाता है और अगले दिन जब कुसुम चहकती हुई अपने ससुराल में वापस आती है और देखती है कि पर्दे के घिरे बाथरूम के बाहर लाइन लगी है और अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे भाभी, इसकी आदत आप भी डाल लो। बाथरूम में कोई कुंडी तो है नहीं, इसलिए ना गाना गाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि कोई अंदर है। क्या? हाँ, अब आप भी लाइन में लग जाइए, चलिए। अरे, मुझे तो बहुत जोरों का प्रेशर आ रहा है, अब क्या करूं? कुसुम पेट पकड़कर लाइन में खड़ी हो जाती है और उसकी यह हालत देखकर उर्मिला समझ जाती है कि कुसुम से कंट्रोल नहीं होगा। तब उर्मिला लाइन में लगी सभी लोगों से कहती है, अरे भाई, बहू नहीं है, यहाँ के तौर तरीके सीखने में उसे वक्त लगेगा, तो उसे पहले जाने दो। उसे बहुत जोरों की प्रेशर लगी है। ठीक है, जाओ भाभी, कहीं यहीं कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। महक हंसने लगती है और कुसुम शर्म से मुंह झुकाए बाथरूम में चली जाती है। फिर कुसुम नहा धोकर बाहर आती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। बहू आ, मैं तुझे रसोई में ले चलती हूँ। उर्मिला ने घर के एक हिस्से को रसोई बना रखा है, जहाँ ना कोई दरवाज़ा है ना ही पर्दे। तेरा ससुराल ना बड़ा अनोखा है बहू। ऐसा कोई घर देखा भी है जहाँ ऐसी रसोई हो? ए, तू चुप कर और जा यहाँ से। मेरे घर में आग मत लगा। मुझे पता है जीतू की शादी से सब जल रहे हैं। कुसुम मुंह झुकाए कुछ नहीं कहती और ज़मीन पर बैठकर खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन कहती है, लगता है सड़क पर बैठकर खाना बना रही हूँ। इससे तो अच्छा मैं ठेला लगाना शुरू कर देती।
घूम घूम कर सामान बेचूंगी तो कुछ कमाई तो हो जाएगी। कुसुम खाना तैयार करती है और सभी लोग ज़मीन पर बैठते हैं। कुसुम के हाथ का खाना खाकर सब वाह वाह करते हैं। इतना स्वाद खाना कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, लगता है पेट फट जाएगा। अरे कंगालों की तरह क्यों खा लिया इतना? पेट खराब हुआ तो देखना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही यहाँ बाथरूम की मारामारी होती रहती है। सभी खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। तभी महक कहती है, भाभी, क्या आपको हमारा घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं लगता, जहाँ एक तरफ कोई खा रहा है, दूसरी तरफ कोई सो रहा है। कोई दीवार, कोई पार्टीशन नहीं। अरे भाभी, चुप क्यों हो, बोलो भी। यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन बोलने की पूरी आज़ादी है। क्या ही बोलूँ दीदी, मेरे मायके में तो 5-5 कमरे हैं और यहाँ एक भी कमरा नहीं। मेरे मम्मी पापा कभी यहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे बहू, तू उसकी चिंता छोड़ दे। उसके लिए पड़ोस का घर है ना, वो कब काम आएंगे। पर माँ जी, यहाँ तो पड़ोसने भी ताना मारने से नहीं चुकती। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती कि कुसुम बांझ है। उर्मिला बहू तो ले आई, लेकिन उसके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। बहू को आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर ही नहीं दी। उसके घर में बहू आ गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर उर्मिला का खून जल जाता है और वो दौड़ती हुई अपने घर आकर कुसुम से कहती है, बहू कान खोल के सुन ले, मुझे अब पोता पोती चाहिए। माँ जी, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सुनकर मेरे सब्र का बांध भी टूट गया। इस घर में एक भी कमरा नहीं है, कहाँ से होगा मुझे बच्चा? शादी की पहली रात के बाद हम एक कमरे में साथ ही नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मर्दों के साथ सोते हैं और मैं आप लोगों के साथ। अरे वो सब तू जाने, मुझे तो बच्चा चाहिए बस। ठीक है, फिर अब कुछ भी मैं करूं तो बोलने मत आइएगा आप। कुसुम गुस्से में तमतमाती हुई मोहल्ले से ईंट लाकर दीवार खड़ा कर लेती है और खुद ही उस पर दरवाज़ा लगाकर एक कमरा तैयार कर लेती है, जिसमें वो और जीतू रहने लगते हैं। कुछ ही दिन में कुसुम के माँ बनने की खबर उर्मिला को मिलती है और वो खुशी से मोहल्ले भर में मिठाई बांटती है। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे क्या कुछ नहीं कहा। बस अब तेरे ही कारण इस घर को वारिस मिल रहा है। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपकी उस दिन की बात से ही मेरा बिन कमरे का ससुराल एक कमरे के ससुराल में बदल गया। सभी हंसने लगते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है और इस एक कमरे में सब कैसे कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हुए हैं। हाय, क्या करूं मैं? भाभी, आप अभी तक सोए नहीं क्या? हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, बस सोने ही जा रही थी। देवरानी जी, अगर आप सोई नहीं हो तो क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? प्लीज़ मना मत करना, मेरा बहुत मन है आपके साथ सोने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आनंद तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। सो जाओ दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दामिनी की जेठानी अपनी देवरानी के बगल में जाकर सो जाती है और तेज़ तेज़ खर्राटे मारने लगती है। अपनी जेठानी के खर्राटों की वजह से दामिनी को नींद ही नहीं आती। वो परेशान हो जाती है। हद हो गई, भला इतना जोर का कोई खर्राटा मारता है क्या? पता नहीं जेठ जी इसके साथ कैसे सोते होंगे। और पापा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी बात भी नहीं करूंगी आपसे। बेचारी दामिनी शादी करके फंस जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दामिनी जैसे ही सारा काम करके आराम करने जाती है, वैसे ही कोमल गीले पांव लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे अरे कोमल, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने अभी झाड़ू पोछा किया है, सारा सामान ठीक किया है और तुम गंदे पांव लेकर घर में घूम रही हो। ऊपर से मेरे सामने ही घर के सारे सामान को इस तरह बिगाड़ रही हो, क्यों? भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मेरा नया वाला पिंक सूट नहीं मिल रहा। मैंने कल ही यहाँ रखा था, कहाँ गया? कोमल अपना एक सूट ढूंढने के लिए पूरे घर को बिखेर देती है और वो तो आराम से अपने कॉलेज भी चली जाती है। पर अपना बिखरा हुआ घर देखकर दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुड़ैल कहीं की, हमेशा मेरा घर बिगाड़ कर चली जाती है। एक तो चिड़िया खाने में आकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। आने दो इस बार आनंद जी को, उनसे कहूँगी कि इस कमरे को खाली करो और कहीं और चलो। अब मैं और एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। दामिनी एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि वो कहीं दूसरी जगह दूसरा घर लेकर आनंद के साथ रहेगी। अब जैसे ही रात को आनंद घर आता है
तो दामिनी उससे अकेले में बात करने की सोचती है। अरे बेटा, आ गया तू? कितने दिनों की छुट्टी लेकर आया है? और तेरे ऑफिस वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? देखो तो कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, आप सभी के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। इन सब की क्या ज़रूरत थी? वैसे आनंद जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो ना, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वैसे इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है। इतने दिनों बाद आए हो आप, माँ जी और अपनी बहन से अच्छे से मिल तो लो। अरे बहू, हम तो मिल चुके हैं, अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पति से? मैं यहीं बैठी हूँ, जाकर तू थोड़ा आनंद से बात कर ले, तुझे जो भी बात करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद आनंद जी आए हैं, आप बात कर लीजिए। मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। खुसर बूढ़ी, हम दोनों को 5 मिनट अकेला छोड़ेगी तब तो मैं कुछ बात करूँगी ना। गोंद की तरह चिपक गई है अपने बेटे से। ये नहीं कि बेटे को बहू के साथ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। दामिनी आनंद से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर एक ही कमरा होने की वजह से उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वो आनंद से बात कर सके। और देखते ही देखते आनंद के जाने का समय भी आ जाता है। देखते ही देखते कैसे 10 दिन निकल गए पता भी नहीं चला। और मुझे जिस बारे में आनंद जी से बात करनी थी वो बात तो हो भी नहीं पाई। ये सोच सोच कर दामिनी परेशान हो जाती है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। समय के साथ एक कमरे में वो ससुराल में रहने की आदत डाल लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मेरे बेटे के बाद में जिनकी शादियाँ हुई थी उनके भी पोता पोती हो गए। पता नहीं मैं कब अपने पोता पोती का मुंह देखूंगी। बहू, अब जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे। माँ जी, जब आप मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ेंगी तभी तो मैं आपको कोई खुशखबरी सुना पाऊंगी ना। पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहते। भला एक कमरे में ससुराल कैसे बच सकता है? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? ना ना, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या? माँ जी, मैं आनंद जी से एक छोटी सी बात नहीं कर पाई और वो ऑफिस वापस चले गए। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज़ क्यों? आपको नहीं लगता कि अब हमें 2 कमरे ले लेने चाहिए? आखिरकार दामिनी का गुस्सा आज सबके सामने आ ही जाता है। वो नाराज़ होकर अपने काम में लग जाती है, पर अर्चना अपनी बहू की बातें समझ जाती है। अब इस बार जब आनंद आता है तो आने के साथ वो कमरे को छोड़ने की बात करता है। चलो, हमें आज ये कमरा खाली करना है। मैंने बड़ा घर लिया है सबके लिए और अपना खुद का कमरा होगा। दामिनी, अब तो खुश हो ना तुम? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे, तुम मुझसे यही तो बात करना चाहती थी ना। माँ ने मुझे सब बता दिया है और तुम्हारा कहना भी जायज़ है, पर हमारी कुछ मजबूरियाँ थी ना, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और हमारे साथ तुम्हें भी। पर अब सब ठीक है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। आखिरकार दामिनी का सपना सच हो जाता है और वो लोग अपने एक कमरे से निकलकर बड़ा घर ले लेते हैं और सब अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं।